आज बात करेंगे बाघ। आगे के बाघ चार है कि 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र एवं स्वायत्त राज्य है जो बन गए थे। कौन कौन से थे देखिए। स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के लिए निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से ये क्या कारण हो सकता है कि ये राज्य स्वतंत्र हुए थे। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शिथिलता से राजनीतिक शून्यता की स्थिति। तो पहला कारण है मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था, उसमें शिथिलता आ गई थी। इसकी वजह से राजनीतिक स्थिति है वो शून्य सी हो गई थी। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मुगल प्रभाव का अभाव। तो अगर देखा जाए तो जो दूरस्थ क्षेत्र जो केंद्र से दूर थे उन पर भी उनका प्रभाव कम हो गया। आगे की बात करें मुगल सूबेदारों एवं प्रादेशिक सरदारों की स्वतंत्र शासक बनने की महत्वाकांक्षा। तो मुगल सरदारों एवं प्रादेशिक सरदारों की स्वतंत्रता। तो ज़्यादातर मुगल सूबेदार है सरदार है ये क्या है कि स्वतंत्र होते गए क्योंकि मुगल साम्राज्य उसमें कमज़ोर हो गया था। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से जो शक्तिशाली राज्य है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वायत्तता मतलब अपने अधिकार है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे बंगाल की। बंगाल की बात करें मुर्शिद कुली का। इसका कार्यकाल 1717 से 27 तक रहा। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव मुर्शिद कुली खान ने दक्षिण का एक ब्राह्मण ने डाली थी। तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव है वो किसने डाली थी? मुर्शिद कुली खान ने डाली थी। ये एक आगे की बात करिए अपने देखिए मुर्शिद कुली खां 1701 से एक में बादशाह औरंगजेब द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का अंतिम नायब सूबेदार था। तो मुर्शिद कुली खान 1701 में औरंगजेब द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त था। ये बंगाल का अंतिम क्या था? नायब सूबेदार था। उस समय बंगाल का सूबेदार और औरंगजेब का पुत्र अजीमुशान था। तो उसमें बंगाल का कौन था सूबेदार? औरंगजेब का पुत्र पोता था अजीमुशान। आगे बात करें अपन देखिए मुर्शिद ने नाजिम व दीवान के पद को एक कर दिया। अब देखो दीवान का पद और नाजिम ये अलग अलग था, उन्होंने क्या कर दिया था? एक कर दिया था। उसने बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत की। जो बंगाल में वंशानुगत शुरुआत इसी ने की थी। हालांकि बंगाल के नवाब नाम मात्र के अनुशंसा मुगल बादशाह से प्राप्त करते रहे। तो बंगाल के नवाब नाम मात्र के अनुसार मुगल बादशाह ने प्राप्त करते लेकिन वास्तव में वे स्वतंत्र थे। तो ऐसे उनका अधिकार है कि देखा जाए तो वो उसी समय स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन अनुशंसा वो ऐसे बने कि हम मुगल साम्राज्य के अधीन है, लेकिन वास्तविकता वो उसी समय स्वतंत्र हो गए थे। आगे देखो, आगे बात करिए अपने मुर्शिद कुली खां 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। ये इम्पोर्टेंट है कि मुर्शिद कुली खां 1704 में बंगाल की राजधानी यानी ढाका से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद ले गया था। 1717 में फर्रुख शेर द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार गवर्नर बना। ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि 1717 में यानी फर्रुख शेर द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया था यानी गवर्नर। और ये बादशाह द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो बंगाल का अंतिम बादशाह द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये मुर्शिद कुली खां। क्योंकि इसके पश्चात ये पद वंशानुगत होता गया। वंशानुगत का मतलब है यानी इस बादशाह का पुत्र फिर बादशाह बन जाता है, इसी तरह। आगे देखो, अब बात करें 1719 में उड़ीसा भी बंगाल के अधीन कर दिया गया था। 1719 की बात करें तो उड़ीसा भी है वो बंगाल के अधीन कर दिया गया था। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में राजस्व वसूली को सुदृढ़ किया और इसके लिए छोटे जिम्मेदारों का उन्मूलन किया। तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में राजस्व वसूली को सुदृढ़ किया, मजबूत किया, बड़े जिम्मेदारों को प्रोत्साहित किया और खालसा भूमि का विस्तार किया। खालसा भूमि का मतलब है जो पहले ऐसी भूमि पड़ी रहती जो कोई उपयोग में नहीं होती थी।
इजारादारी प्रथा को बढ़ावा दिया। इजारादारी की प्रथा में ये एक कर संग्रहण करने की व्यवस्था थी। इजारादारी प्रथा उसमें क्या अधिक से अधिक कर वसूल किया जाता था, वो थी इजारादारी प्रथा। आगे देखो, बात करें मुर्शिद कुली खान ने बड़े जिम्मेदार पर आधारित कुलीन वर्ग का विकास किया, वे किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया। तो मुर्शिद कुली खान ने बड़े जिम्मेदारों पर आधारित कुलीन वर्ग का क्या विकास किया और किसानों को कौन सा ऋण प्रदान किया, तकावी ऋण। आगे बात करें, फार्मिगर की रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिद कुली खान के राजस्व सुधारों के कारण बंगाल का वार्षिक राजस्व लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो गया था। ये इंपॉर्टेंट है इसमें ना, लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो गया था, इतना सुधार हुआ था। मुर्शिद कुली खां के समय 3 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह सीताराम राय के द्वारा, दूसरा उदय नारायण का और एक है गुलाम मोहम्मद ने। तो 3 विद्रोह है, एक तो सीताराम ने किया, एक उदय नारायण ने किया, एक गुलाम मोहम्मद ने किया था। अब बात करते हैं दूसरा विद्रोह शुजात खान ने किया था। किसने किया था? शुजात खान ने। और अंतिम विद्रोह नजात खान ने किया था। ये ज़्यादा कोई खास नहीं है। मुर्शिद कुली खां इजारादारी करने वाले प्रतिनिधियों के माध्यम से रेंतू से सीधा राजस्व एकत्रित करता था। तो मुर्शिद कुली खां इजारादारी करने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रेंतू से, क्या रेंत का मतलब होता है किसान, तो वो प्रतिनिधि हमारे किसानों से सीधा राजस्व इकट्ठा करते थे। आगे बात करते हैं अपन शुजाउद्दीन की बात करें। देखो 1727 से लेकर 39 की 1727 से लेकर 39 ईस्वी में, यानी ये मुर्शिद कुली खां का दामाद था। कौन था? मुर्शिद कुली खां का क्या था? दामाद था। और उसके समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा 1733 में बिहार में बंगाल के अधीन कर लिया था। तो शुजाउद्दीन कौन था? 1727 से 39 तक रहा। ये मुर्शिद कुली खां का क्या था? दामाद। अब देखिए, उसके समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा 1733 में बिहार भी बंगाल के अधीन कर लिया था, तो बिहार को भी अंडर में ले लिया। यह मुर्शिद का उत्तराधिकारी बना और मुगल दरबार में राजू से भेजता रहा, लेकिन व्यवहार पूर्णतः स्वतंत्र था। वो ऐसा व्यवहार में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन राजस्व है वो कुछ भेजता था। अब देखो 1732 में शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। तो 1732 में शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का क्या बनाया? नायब सूबेदार। आगे बात करते हैं अपन, देखिए सरफराज, ये 39 से 1 साल तक रहा, कोई ज़्यादा लंबा इसका कार्यकाल नहीं है। देखिए सरफराज क्या करता है। शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज बना। तो शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज बना, जिसने यानी आलम उद्दौला हैदरजंग की उपाधि धारण की। उसको बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने 1740 में यानी गिरिया के युद्ध में पराजित कर मार डाला। तो इसको बिहार के नायब सूबेदार कौन था? अलीवर्दी खान ने क्या 1740 में गिरिया के युद्ध में इसको पराजित करके मार डाला था सरफराज को। आगे देखो, सरफराज ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर में कमी कर दी। सरफराज ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर में क्या कर दी? कमी कर दी। आगे बात करते अलीवर्दी खां की। देखो ये 56 तक रहा। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक रहा ये। और अलीवर्दी खां की बात करें, अलीवर्दी खां काल में बंगाल दिल्ली से पूर्ण स्वतंत्र हो गया था। तो दिल्ली से, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, अलीवर्दी खां के समय बंगाल दिल्ली से क्या हो गया? पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया। और ये बंगाल की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाल की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता था अलीवर्दी खां। और उसने प्रारंभ में 2 करोड़ रुपये दिल्ली दरबार में नजराने के रूप में भेजने के बाद नजराना भेजना और नियुक्ति के लिए अनुशंसा प्राप्त करना बंद कर दिया था। अब देखो आगे बात करिए अपन
मराठा सरदार रघुजी भोसले ने अपनी वित्त मंत्री भास्कर पंत को चौथ वसूली के लिए भेजा। तो मराठा सरदार था रघुजी भोसले ने अपने वित्त मंत्री था भास्कर पंत को क्या है, चौथ वसूली के लिए भेजा। 1744 में भास्कर पंत की हत्या कर दी गई थी और इस पर रघुजी बंगाल पर आक्रमण कर दिया। जैसे ये गया तो उसकी हत्या कर दी, तो रघुजी ने क्या बंगाल पर आक्रमण कर दिया रघुजी भोसले ने। मराठा आक्रमणों से तंग आकर अलीवर्दी खान 1751 में रघुजी भोसले के साथ संधि कर ली और जिसके तहत मराठों को 12 लाख रुपये सालाना चौथ देने को तैयार हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है रघुजी भोसले को जिसके से अलीवर्दी खान ने 12 लाख रुपये चौथ है वो देने का, और उड़ीसा भी मराठों को उसी शर्त पर सौंप दिया गया कि वे फिर से बंगाल में प्रवेश नहीं करेंगे, ये शर्त लगा दी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है कि मराठों को 12 लाख रुपए है वो इसको देने पड़े सालाना के चौथ के रूप में, और उड़ीसा के मराठों से उड़ीसा भी मराठों को इस शर्त पर सौंप दिया कि वे फिर कभी बंगाल में प्रवेश नहीं करे। तो यहाँ पर इस कारण इसको अलीवर्दी खान को भारी नुकसान हुआ। यहाँ पर अलीवर्दी खान को 1748 में मुस्तफ़ा खां के नेतृत्व में अफगान विद्रोह का भी सामना करना। तो अलीवर्दी खान को मुस्तफ़ा खां से भी विद्रोह का सामना कब करना पड़ा, 1748 में। आगे बात करते देखो इसकी, अलीवर्दी खान दिल्ली में महावत जंग की उपाधि मिली। अलीवर्दी खान को दिल्ली से महावत जंग की क्या मिली थी, उपाधि मिली थी। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता व फ्रांसीसी द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया। तो अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया। तो देखो कलकत्ता है, अंग्रेज तो कलकत्ता पर किलेबंदी करने लगे और फ्रांसीसी कहाँ पर, चंद्रनगर पर। और कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किलों का क्या करना। तो अलीवर्दी ने, तुम तो व्यापारी हो भाई, आप किलेबंदी क्यों? किलेबंदी का मतलब जैसे किले के निर्माण करना और आंतरिक हस्तक्षेप करना। फ्रांसीसी तो मान गए कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज है वो नहीं माने कि हम किलेबंदी करेंगे। अलीवर्दी खान ने मृत्यु से पूर्व अपने नाती सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो मृत्यु से पहले अपने नाती सिराजुद्दौला को क्या कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु पूर्णिया के फौजदार शौकत जंग व अलीवर्दी खान के बेटे घसीट बेगम सिराजुद्दौला की मौसी ने सिराजुद्दौला के दावे को चुनौती दी। अब देखो आगे क्या होता है। इससे दरबारी गुटबंदी बढ़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी इसका फायदा उठाकर बंगाल में पैर जमा लिए। आगे बात करते देखिए कि अलीवर्दी खान ने यूरोपीय लोगों के बारे में कहा था, ये इम्पोर्टेंट है कि ये मधुमक्खियों के समान है, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो वो डंक मार देगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि अलीवर्दी खान ने यूरोपीय लोगों के बारे में क्या कहा। यानी उसने ये कहा कि मधुमक्खी के समान है, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो ये डंक मार देगी, ऐसा उन्होंने कहा था अलीवर्दी खान ने। अब बात करें, अलीवर्दी खान ने कहा अंग्रेजों को बंगाल भूमि से निकाल तो सकता है, परंतु समुद्र में आग लग जाएगी। अलीवर्दी खान ने, ये भी कोटेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि अलीवर्दी खान ने कहा अंग्रेजों के बारे में क्या कहा कि बंगाल की भूमि से निकाल तो सकता है परंतु समुद्र में आग लग जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। दोनों कोटेशन बहुत अच्छी है। आगे देखो, अलीवर्दी खान ने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को कहा अंग्रेज फ्रांसीसी डच को एक साथ निर्बल मत करना। अलीवर्दी खान ने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को कहा अंग्रेज फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल मतलब कमज़ोर मत करना, तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त और उसका अंत करना है, ये भी उन्होंने कहा। अंग्रेज फ्रांसीसी डच को एक साथ निर्बल मत करना, तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त
और पहले इसका अंत करना है। अब है नॉर्थ सिराजुद्दौला और उसके उत्तराधिकारियों का विस्तृत विवरण आंग्ल बंगाल संघर्ष में अपन देख लेंगे, ठीक है ना, आगे और पढ़ेंगे। अब देखो आगे बात करते हैं अपन अवध की बात करते हैं। तो अवध में क्या होता है देखिए, सादत खां 1722 से लेकर 1739। अब देखो स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना 1722 में सादत खां यानी बुरहान मुल्क सादत अली प्रथम ने की थी। तो स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना 1722 में सादत खान ने बुरहान मुल्क ने की थी, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन था, ईरानी शिया। उसने मोहम्मद शाह से अवध का सूबेदार नियुक्त किया। इस समय राजधानी फैजाबाद थी। आगे बात करते अपन देखिए 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और उसने सादत खां को 40 करोड़ रुपए मांगे। यानी 1739 में नादिर शाह ने कहाँ पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया और सादत खां से कितने करोड़, 40 करोड़ रुपए मांगे, जिसे न दे सकने के कारण सादत खां ने 19 मार्च 1739 में आत्महत्या कर ली। अब देखो तो 20 करोड़ मांगे, 20 करोड़ नहीं दे सकने के कारण सादत खान ने क्या कर ली, आत्महत्या। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे देखो सफदर जंग, ये 39 से 54 तक। देखो अवध की बात कर रहे हैं अपन। अब सफदर जंग बनता है 1739 से 54 पे। ये क्या करता है देखिए, सफदर जंग की बात करें तो शहादत खां के बाद उसका भतीजा दामाद सफदर जंग अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बना। इसका वास्तविक नाम था मोहम्मद मुकीम था। 1744 में मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया। सफदर जंग 1748 में अब्दाली व मुगलों के बीच लड़े गए मणिपुर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कि युद्ध में मुगलों के साथ दिया और सम्राट शाह आलम ने 1748 में अपना वजीर बनाया। उस पद पर 1753 तक रहा। एक बार देखो इसको दोबारा देखिए, सफदर जंग ने 1748 में अब्दाली और मुगलों के बीच में लड़े गए मणिपुर यानी मणिपुर के युद्ध में मुगलों का साथ दिया, ठीक है ना, अब्दाली ने। कि अब देखो सफदर जंग ने किसके साथ दिया, 1748 में यानी अब्दाली व मुगलों के बीच लड़े गया था ये युद्ध मणिपुर का, जिसमें क्या है यानी इसने सफदर जंग ने किसका साथ दिया, यानी मुगलों का साथ दिया उन्होंने ना, इसी मणिपुर के युद्ध में मुगलों का साथ दिया। और सम्राट अहमद शाह ने भी 1753 में अपना वजीर बनाया, अपना वजीर का पद दे दिया गया था। इस पद पर 1753 तक रहा। अब देखो आगे बात करते हैं अपने 5 अक्टूबर 1754 में सफदर जंग की क्या हो गई, तो हो जाती है मृत्यु हो जाती है। अब है सुजाउद्दौला, 1754 से ये लेकर कब तक रहता है सुजाउद्दौला, ये आपका 75 तक रहता है। उसका वास्तविक नाम है जलालुद्दीन हैदर। क्या नाम है, जलालुद्दीन हैदर। अबुल मंसूर खान था, जलालुद्दीन हैदर अबुल मंसूर खान। और सुजाउद्दौला ने शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी। तो सुजाउद्दौला ने शाह आलम द्वितीय को कहाँ पर शरण दी, लखनऊ में शरण दी। वे पानीपत के तीसरे युद्ध में अपने साम्राज्य सुरक्षा के कारण अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा था, 1761 में लड़ा था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें उसने किसका साथ दिया, यानी अहमद शाह अब्दाली का उन्होंने साथ दिया था। आगे देखो बात करते हैं अपन। अब देखो सुजाउद्दौला और क्या करता है देखिए, सुजाउद्दौला ने अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने की स्वीकृति दे दी कि भाई ब्रिटिश राजदूत अपन रख सकते हैं। सुजाउद्दौला ने रखा था। सुजाउद्दौला का मकबरा लखनऊ में, लखनऊ का है उत्तर प्रदेश में। अब देखो 1773 में सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच बनारस की संधि हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1773 में सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच कौन सी संधि हुई थी, बनारस की संधि हुई थी 1773 में, जिसके द्वारा कड़ा इलाहाबाद की जिले कंपनी ने अवध को 50 लाख रुपए बेच दिए। ये इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि कड़ा और इलाहाबाद के जिले हो कंपनी ने अवध को 50 लाख रुपए में बेच दिए थे, कड़ा और इलाहाबाद के लिए। अब देखो आगे बात करते हैं, ये लो
और देखो क्या होता है अवध के लिए। अंग्रेजों ने मराठा को पराजित करने और अवध को क्या है यानी बिफोर स्टेट के रूप में रखा, और अवध का राज्य अंग्रेजों के लिए कामधेनु था। तो अवध का राज्य अंग्रेजों कामधेनु का मतलब दूध देने वाला, यानी उसको काफ़ी लाभ हो रहा था। अवध राज्य ने अंग्रेजों की आर्थिक परेशानी की दाय की भूमिका का निर्वहन किया। तो अंग्रेजों के आर्थिक दाय यानी सहायता करने वाली जो माँ होती है, इसी तरह उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी अवध ने। आगे बात करते हैं आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला 75 से 97 तक ये रहा आसफ उद्दौला। उसका वास्तविक नाम था मोहम्मद हाया मिर्ज़ा अमानी। क्या नाम था? मोहम्मद याया मिर्ज़ा अमानी था। उसके समय में 1775 में कंपनी के साथ फैज़ाबाद में संधि हुई। तो 1775 में कंपनी के साथ उसमें कौन सी संधि हुई? फैज़ाबाद की, जिसके अनुसार देखो नवाब एक अतिरिक्त अंग्रेजी सेना की टुकड़ी अपने खर्चे पर रखेगा। तो नवाब के दर में एक अंग्रेजी सेना अनिवार्य कर दी गई थी, और उसका खर्चा कौन उठाएगा? नवाब उठाएगा। कंपनी द्वारा आसफ उद्दौला के मंत्रियों की नियुक्ति करेगी। तो कंपनी आसफ उद्दौला के मंत्रियों की नियुक्ति कंपनी करेगी। और आगे देखो और क्या शर्त रखता है ये लो। और उन्होंने निजी ब्रिटिश व्यापारियों को अवध में व्यापारी की पूर्ण स्वतंत्रता मिली। तो निजी ब्रिटिश व्यापारियों को क्या मिल गई? अवध में व्यापार की पूर्ण स्वतंत्रता है वो मिल गई थी। आगे देखो अपन बात करें इसकी, देखते हैं। अब देखो आसफ उद्दौला राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया था, यानी फैजाबाद से कहाँ ले गया? लखनऊ। और अवध की प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद ही थी। आसफ उद्दौला ने लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। आसफ उद्दौला ने लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया, जिसका मुख्य वास्तुकार किफायत उल्ला था। जिसका मुख्य वास्तुकार क्या कौन था? किफायत उल्ला था। तो आगे बात करते हैं। वारेन हेस्टिंग के साथ मिलकर अवध के बेगमों से जबरन धन छीना और 105 लाख रुपए उन्होंने वसूल लिए थे। वारेन हेस्टिंग के साथ मिलकर के अवध के बेगमों से जबरदस्त उन्होंने धन वसूले छीना था। आगे देखो बात करते हैं अपन 21 सितंबर 1797 को आसफ उद्दौला की मृत्यु के बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जॉन शॉ ने अपने वजीर अली 21 सितंबर देखो 21 सितंबर 1797 ईस्वी में आसफ उद्दौला की मृत्यु के बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जॉन शॉ ने अपनी वजीर अली यानी 21 सितंबर 1797 से लेकर 21 जनवरी 1796 को, और बाद में सादत अली खान द्वितीय 21 जनवरी से लेकर 1797 से लेकर 11 जुलाई 1814 तक नवाब बनाया गया था। ये कोई ज़्यादा इसमें खास नहीं है। आगे देखो सादत अली खान द्वितीय की बात करें, ये एक मिनट ये देखो ऊपर कर देता हूँ। सादत अली खान 1797 से लेकर के 1814 तक रहा। सादत अली खान अवध के राजा की उपाधि धारण की, यानी सादत अली खान ने अवध के राजा की उपाधि धारण की। यामीन उद दौला के नाम से शासक बने, यानी यामीन उद दौला के नाम से शासक बना था। अब देखो सादत अली ने 1798 से अंग्रेज़ों को 76 लाख रुपए और इलाहाबाद का किला दिया गया था। तो देखो सादत अली का अवध के राजा की उपाधि धारण की और यामीन उद दौला के नाम से शासक बना, और उन्होंने सादत अली 1798 में अंग्रेज़ों को 76 लाख रुपए और इलाहाबाद का किला दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सादत अली खान ने 1796 में अंग्रेज़ों को 76 लाख रुपए और इलाहाबाद का किला भी दिया गया था। सादत अली खान ने लॉर्ड वेलेस्ली से 1801 में सहायक संधि कर ली। जो सादत खान ने लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि लेकर गया ना 1796 में, और वो उसने अब बात करें तो 1801 में उसने सहायक संधि कर ली थी अवध से। अब देखो बात करें हैं लॉर्ड वेलेस्ली रुहेलखंड व गंगा के यमुना के 2 आम में से अब
अवध का दक्षिणी क्षेत्र कंपनी के अवध से ले लिया गया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने रुहेलखंड और गंगा के दोआब में स्थित अवध का दक्षिणी क्षेत्र कंपनी के लिए के अवध से ले लिया था और अतः अवध का क्षेत्रफल घटकर आधा रह गया और अंग्रेजों ने अवध को मराठों का पराजित करने तथा बपर राज्य के रूप में घोषित किया। तो बपर राज्य में घोषित कर दिया, आधा भाग लगभग चला गया और कि इसको कभी भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जा सकता है। अब देखो बात करिए अपन सादत अली के बाद गाजीउद्दीन हैदर खां, ये 1814 से 27 तक रहा। इसके बाद में देखो बात करें नासिरुद्दीन, उपाधि है अब्दुल मंसूर कुतुबुद्दीन, और ये 1827 से 37 तक रहा। फिर मोहम्मद अली बनता है, उपाधि है अबुल फतेह मोइनुद्दीन, 1837 से 42 तक। फिर है अहमद अली, उपाधि जज्मुद्दौला अबुल मुजफ्फर, ये 42 से 47 तक ये शासक रहा। तो ये ज़्यादातर शासक बने। यहाँ पर देखो गाजीउद्दीन हैदर खां 1427, नासिरुद्दीन, उपाधि है अब्दुल मंसूर कुतुबुद्दीन, 1827 से लेकर 37 तक। मोहम्मद अली, उपाधि अबुल फतेह मोइनुद्दीन, 1837 से 42 तक। अब है अमजद अली, उपाधि नजीमुद्दौला अबुल मुजफ्फर। आगे बात करते हैं अपन इसकी। नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री मेहंदी हकीम था, नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री मेहंदी हकीम था। और गाजीउद्दीन हैदर खां की पुस्तक हफ्त कुलजुम प्रशासनिक सुधारों में से संबंधित थी ये। तो गाजीउद्दीन हैदर खां की पुस्तक हफ्त कुलजुम प्रशासनिक सुधारों से संबंधित थी। अब है वाजिद अली शाह, 1847 से लेकर 56 तक रहा ये शासक। और अब देखो आगे बात करते हैं अपन अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था, ये इम्पोर्टेंट है। वाजिद अली शाह था, 1847-56 तक था, जो रंगीला शाह के नाम से जाना जाता था। इसे अबुल मंसूर मिर्ज़ा भी कहा जाता था। और दीवान ए अख्तर में वाजिद अली द्वारा लिखी गई गज़लों का संग्रहण किया था। तो दीवान ए अख्तर में वाजिद अली द्वारा लिखी गई गज़लों का उन्होंने क्या किया था, संग्रहण किया था। अब देखो वाजिद अली शाह एक अन्य उपनाम में अख्तियार पिया भी था। अब देखो वाजिद अली शाह समय ठुमरी का संग्रह दस्तूर ए वाजिदी पूरा किया। वाजिद अली शाह के समय ठुमरी का संग्रह दस्तूर ए वाजिदी पूरा किया गया था। इस पुस्तक में वाजिद अली के प्रशासन की जानकारी भी है। इस पुस्तक में वाजिद अली के क्या है, प्रशासन के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, ये लो देखो कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत आते ही गवर्नर सलीमेन को अवध के दौरे पर भेजा। जैसे इसकी लॉर्ड डलहौजी की बात की 48 से लेकर 1856 तक ये गवर्नर था, ठीक है ना। और 1848 में नियुक्त हुआ ये। और उसने क्या है, कर्नल सलीमेन को कहाँ भेजा, अवध भेजा। उसने अवध की स्थिति के दयनीय बताई पर अवध विलय का विरोध भी किया। ये बात करें तो डलहौजी ने अवध को भी, देखो ये क्या करता है, आगे पढ़ते अपन मिला लेते आगे जाकर के अवध को भी। लॉर्ड डलहौजी है और राज्य हड़प नीति के तहत इसको जाना जाता है। अब देखो जर्नी थ्रू दी किंगडम, जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर 1849 से 50 सलीमेन की पुस्तक है ये। जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर, सलीमेन की पुस्तक है ये। बिशप हेबर ने अवध को अच्छी तरह से घूमकर अवध की खेती, जनसंख्या, उद्योगों पर प्रसन्नता व्यक्त की थी। तो बिशप था हेबर, उन्होंने अवध को अच्छी तरह से घूमकर अवध की खेती के बारे में, जनसंख्या, उद्योगों पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा ये कहा कि अवध की स्थिति देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि अवध में कुशासन था। तो उसने ऐसा कहा कि अवध में कोई कुशासन नहीं है। जबकि
जो डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा कर के अवध को हड़प लिया था। हेबर की रिपोर्ट पर सरकारी रिपोर्ट थी कि हेबर के बाद कप्तान कैप्टन लोकेट ने भी गैर सरकारी रिपोर्ट दी। तो हेबर के बाद में कैप्टन लोकेट ने भी ऐसी गैर सरकारी रिपोर्ट है वो दी थी। आगे देखो कि 1854 में कर्नल जेम्स आउटरम को लखनऊ का रेजिमेंट बनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। 1854 में कर्नल जेम्स आउटरम को लखनऊ का रेजिडेंट बनाया और उनकी प्रशासन की दुर्दशा का वर्णन किया। वाजिद अली शाह के समय आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध का विलय किया। तो कुशासन का आरोप लगा करके वाजिद अली शाह के समय आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया कि अवध में शासन सही नहीं चल रहा है और अवध का विलय 1856 में, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। और आउटरम अवध विलय के समय अवध का रेजिडेंट था। तो आउटरम उसमें अवध के विलय के समय क्या था? रेजिडेंट था। तो वाजिद अली शाह समय ये भी ध्यान रखना उस समय शासक था वाजिद अली शाह। अब देखो आगे बात करते हैं अपन इसकी। अवध विलय के बाद जेम्स आउटरम अवध लखनऊ का पहला चीफ कमिश्नर बना गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवध विलय के बाद जेम्स आउटरम इन्हें लखनऊ का पहला चीफ कमिश्नर बना दिया गया था। अब बात करते हैं अवध के चीफ कमिश्नर 56 से 57 के दौरान। देखो किस तरह इसके नाम देखो आगे, ये ऊपर कर देता हूँ थोड़ी सी, ये लो अब आ जाएगा। देखो नाम है जेम्स आउटरम 1 फरवरी से लेकर 1856 से 8 फरवरी यानी 8 मई 1856 तक। जेम्स आउटरम की कार्यकाल की तिथि 1 फरवरी 1856 लिए 8 मई 1856 तक रही। सी जैक्सन ने 8 मई से लेकर 1856 से 21 मार्च 57 तक रहा। हेनरी लॉरेंस 21 मार्च 57 से लेकर 5 जुलाई 1857 तक रहा। शेर ब्रुक बेक्स 5 जुलाई 1857 से 11 सितंबर 1857 तक रहा। जेम्स आउटरम 11 सितंबर से 1857 3 अप्रैल 1858 तक। जेम्स आउटरम की बात करें 11 सितंबर 1857 से 3 अप्रैल 1858 तक रहा। अब देखो बात करते हैं अपन वाजिद अली को 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया था यहाँ पर। और अवध विलय को इतिहासकार डलहौजी के समय भयंकर राजनीतिक भूत बताया। तो अवध विलय के इतिहासकार ने क्या है, डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल है वो बताते हैं। अब बात करें कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो मुगल काल में कर्नाटक हैदराबाद के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था। तो मुगल काल में कर्नाटक हैदराबाद के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सादुतुल्ला खान ने की। तो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सादुतुल्ला खान ने की थी। और वे अर्काट को राजधानी बनाया, यानी अर्काट को क्या बनाया? राजधानी बनाया था उसने। बाद में दोस्त अली कर्नाटक का शासक बना। उसके बाद दोस्त अली कर्नाटक का शासक बना। अब बात करते हैं अपन दोस्त अली के बाद अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बना। दोस्त अली खां के बाद अनवरुद्दीन कर्नाटक का क्या बना था? नवाब बना। किंतु दोस्त अली के दामाद चांद साहब ने फ्रांसीसी की मदद से 1749 ईस्वी में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित किया। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो इसको दोबारा देखो। दोस्त अली के बाद अनवरुद्दीन कर्नाटक का क्या बना था? नवाब बना। किंतु दोस्त अली के दामाद चांद साहब ने फ्रांसीसियों की मदद से 1749 ईस्वी में अंबर का युद्ध हुआ। उस युद्ध में अनवरुद्दीन को क्या कर दिया? पराजित कर दिया था चांद साहब ने। अंत में अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली अंग्रेजों की मदद से कर्नाटक का नवाब बनने में सफल रहा। तो अंत में अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली है अंग्रेजों की मदद से कर्नाटक के क्या नवाब बन गया था। अब देखो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल अपन अगला भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।